हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शेयर करने वाला हूं, जिसको यूज़ करके आप फंडिंग उठा सकते हो। दोस्तों, हम देखते हैं आसपास इतने सारे स्टार्टअप्स की फंडिंग हो रही है, तो यार ये फंडिंग का प्रोसेस आप भी सोचते होंगे कि यार कैसे उठाते, इतने पैसे कैसे मिल रहे हैं लोगों को। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने भी पास्ट में फंडिंग रेस की है। दोस्तों, मैंने मेरे पास्ट में 2 बार फंडिंग रेस की है फॉर माय कंपनी गेमियन स्टूडियोज़, और टोटल अब तक मैंने 4 करोड़ की फंडिंग उठाई है। तो फिर मुझे पूरा का पूरा प्रोसेस मालूम है कि यार स्टार्ट टू एंड क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ वही सारे प्रोसेसेस शेयर करने वाला हूँ। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट कर देते हैं, मैं आपको बताना स्टार्ट कर देता हूँ अभी। तो सबसे पहला प्रोसेस ये रहता है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको कितने पैसे उठाने हैं। कोई भी अमाउंट हो सकती है, इट कैन बी 75 lakhs, इट कैन बी 1 करोड़, इट कैन बी 2 करोड़, जो भी अमाउंट है वो पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। ये एक बार आपके दिमाग में हो गया, फिर बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आपको खुद के लिए एक पिच डेक बनाना पड़ता है। अब पिच डेक के अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें रहती है जो आपको लिखनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ रहती है कि आपको एक अपना कंपनी का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। फिर बाद में इंट्रोडक्शन के बाद कंपनी के अंदर कौन कौन काम कर रहा है, आपकी टीम क्या है, फिर बाद में कौन सा प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो सोसाइटी के अंदर, जिसके लिए आपके पास सोल्यूशन है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो भी बिजनेस आप चलाते हो, दैट इज़ इन अ वे अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और आपका सोल्यूशन क्या होने वाला है। फिर बाद में वो सोल्यूशन के अंदर आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स, आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जिसकी वजह से आपके बिजनेस में पैसे आएंगे। तो एक मोनेटाइजेशन प्लान, जनरल एक मोनेटाइजेशन समरी होनी चाहिए। फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है ये नेक्स्ट स्टेप, आपके प्रोजेक्शंस। अब प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है? सिंपली आपके पास अपने कंपनी में कितने खर्चे हैं, आपके कितने इनकम सोर्सेज है, और आपकी जो एक प्रॉफिट एंड लॉस की जो एक स्टेटमेंट रहेगी कि ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स आप कितने पैसे खर्च करने वाले हो और कितने पैसे कमाने वाले हो। इसका पूरा का पूरा एक डिटेल एक्सेल शीट के अंदर आपको डिटेल आउट करना पड़ता है। तो ये हो गए आपके प्रोजेक्शंस। फिर आते हैं आपकी वैल्यूएशन। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको 2 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। फिर वैल्यूएशन के हिसाब से आप सोच रहे हो कि 2 करोड़ के लिए मैं कंपनी का 10% इक्विटी इन्वेस्टर्स को दूंगा। तो ये केस में आपकी जो वैल्यूएशन रहती है दैट इज 20 करोड़। मतलब आपने 2 करोड़ मांगे हैं और आपका जो कंपनी का वैल्यूएशन बन रहा है पोस्ट मनी, दैट बिकम्स एज 20 करोड़। मतलब जैसे ही इन्वेस्टर्स उनका पैसा लगाएंगे तो आपकी कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वो हो जाएगी 20 करोड़, और उसमें से 10% जो है वो इन्वेस्टर्स का रहेगा। बाकी 90% आपके कैपेसिटी में जितने भी फाउंडर्स रहेंगे, जिनका इनिशियल स्टेक रहेगा, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये रहता है वैल्यूएशन। मतलब आप एक एक्स अमाउंट के लिए x% देते हो और बचा हुआ जो परसेंटेज है वो आपके पास रहता है, और वो फिर कंपनी की ओवरऑल वैल्यू हो जाती है। एक बार ये चीज़ें आपके पास सेट हो गई, फिर आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर सकते हो। अब अलग अलग नेटवर्क्स रहते हैं, अलग अलग फंडिंग नेटवर्क्स रहते हैं। जितने भी फंडिंग नेटवर्क्स हैं उनकी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके अपने स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहली चीज़ आपसे वो ये मांगेगी कि आपका पिच डेक दो, आपके जो कंपनी के बेसिक डिटेल्स है वो दो। तो इसके लिए आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप फंडिंग रेज करने वाले हो तो आपको एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो बिफोर यू अप्लाई फॉर फंडिंग मेक श्योर कि आपका इनकॉर्पोरेशन हो चुका है और आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आर इन प्लेस। प्रेफरेबली अगर आपका बिजनेस ऑपरेशन में है ऑलरेडी तो आपके पास जो भी डेटा है वो भी जो नेटवर्क्स है वो मांगेंगे। तो जितना भी आपके पास डेटा है सब आप सबमिट कर दीजिए वो फंडिंग नेटवर्क्स हो, और अलग अलग फंडिंग नेटवर्क्स में अप्लाई कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि यार आपने सिर्फ एक ही फंडिंग नेटवर्क को सिलेक्ट किया और सिर्फ एक ही फंडिंग नेटवर्क पे अप्लाई कर रहे हो। ऐसा मत कीजिए। ट्राई कीजिए कि जितने फंडिंग नेटवर्क है आपको उनको आइडेंटिफाई कर पाओ, और जितने नेटवर्क्स होंगे उसमें आप अप्लाई कर दो। फिर होता ऐसा है कि एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। ये फंडिंग नेटवर्क्स आपका पिच डेक और आपकी कंपनी को रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि आपके जो बिजनेस प्लान है उसमें मेरिट है कि नहीं। फिर बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, अगर आपकी कंपनी का पिच डेक उनको पसंद आता है तो आपको फिर पिच करने के लिए बुलाया जाता है। अभी जनरली 2020 के बाद के जो भी पिचेस वगैरह होते हैं वो सारे जूम कॉल या फिर गूगल मीट पे होते हैं, बट 2020 के पहले जो भी पिचेस होते थे दोज यूज टू बी फिजिकल। आजकल आप देखते हो जैसे शार्क टैंक वगैरह हो रहा है, हॉर्सेस टेबल है, वहाँ पे आपको जैसे दिखता है ना वैसे पहले फंडिंग पिचेस होते थे।
अभी शार्क टैंक पे जाओगे तो वैसे ही आपको पिच एनवायरनमेंट मिलेगा, बट अभी जो फंडिंग पिचेस होते हैं दोज आर मोर स्केड्यूल्ड ऑन आइदर जूम या फिर गूगल मीट। तो अलग अलग फंडिंग नेटवर्क्स के अलग अलग प्रोसेसेस रहते हैं कि कैसे वो स्टार्टअप्स को वेट करते हैं और कैसे उनको इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। बट इन जनरल आपके स्टार्टअप को प्रेजेंट करना पड़ता है इन्वेस्टर्स के सामने, फिर ये इन्वेस्टर्स अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करते हैं उनके नेटवर्क्स के थ्रू, और फिर कंट्रीब्यूट करके, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 करोड़ रुपए रेज करने हैं तो कंट्रीब्यूशन जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वो बोलते हैं कि यार मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा, मैं 50 लाख रुपए लगाऊंगा। तो ऐसा क्यूमुलेटिव करके आपका एक लमसम अमाउंट बनता है, जो हो सकता है कि आपने 2 करोड़ मांगे तो 2 करोड़ मिल सकते हैं, या फिर 2 करोड़ मांगे तो 2 करोड़ 50 लाख का कमिटमेंट आ सकता है, या फिर 1.5 करोड़ का कमिटमेंट आ सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू पिच इट। फिर बाद में पिच करने के बाद जब इन्वेस्टर्स ने उनकी इंटरेस्ट रजिस्टर कर दी तो आपके साथ फिर बाद में 1-on-1 होना स्टार्ट होता है। तो अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने आपके स्टार्टअप में इंटरेस्ट दिखाया है तो आपका पूरा जो शेड्यूल है वो भर जाएगा। आपको 1-on-1 लेके सबके इन्वेस्टर्स के जो क्वेश्चंस है रिलेटेड टू योर बिजनेस वो आपको आंसर करने पड़ेंगे। तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू नो योर बिजनेस इनसाइड आउट, ताकि आप इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर पाओ, पिच कर पाओ और उनको बता पाओ कि यार उनको आपकी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज उनको एक कॉन्फिडेंस है कि आपकी कंपनी उनको उनकी इन्वेस्टमेंट का कुछ एक रिटर्न दे सकती है, एंड वही कॉन्फिडेंस आपको उनके साथ एस्टैब्लिश करना है। आपको अपनी कंपनी के जो भी डिटेल्स वगैरह है वो उनको इन अ वेरी सिंपल ईजी मैनर बताना है कि यार आपका स्टार्टअप इतना वैल्यूएबल क्यों है। फिर ये जो इन्वेस्टर्स है वो ट्राई करेंगे कि आपके साथ वैल्यूएशन के ऊपर नेगोशिएट करने का। तो वैल्यूएशन के नेगोशिएशन के लिए ओपन रहिए। अगर आपको लगता है कि मे बी आपने ओवर पिच कर दी है वैल्यूएशन, तो फिर मेक दैट रूम फॉर एरर। हो सकता है कि आपने 20 करोड़ की वैल्यूएशन पिच की है, इंटरनली आपको लगता है कि यार 15 करोड़ की वैल्यूएशन भी इज़ फेयर इनफ फॉर योर स्टार्टअप। तो वो एक जो नेगोशिएशन का कॉन्वर्सेशन रहता है, कीप दैट ऑन। अगर आपको लगता है कि नहीं यार 20 करोड़ की ही वैल्यूएशन होनी चाहिए, देन स्टिक टू योर नंबर्स। अगर आपको लगता है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि यार आपको आपकी वैल्यूएशन जो है वो कम नहीं करनी चाहिए, देन स्टिक टू योर नंबर्स। इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन, इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ हाउ वेल यू आर एबल टू स्टैंड योर ग्राउंड एंड हाउ वेल यू आर एबल टू डिफेंड योर वैल्यूएशन। बिकॉज आज की तारीख में अगर आप देखने जाओ तो वैल्यूएशन नंबर्स आर बेस्ड ऑन योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ हाउ वेल यू आर एबल टू पिच एंड हाउ वेल यू आर एबल टू डिफेंड द प्रोजेक्शंस। ये हो गया। उसके बाद इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखा दिया, इन्वेस्टर्स ने बोल दिया कि चलो हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे। 2 करोड़ रुपए देंगे ये बोलने के बाद किस्सा ख़त्म नहीं होता। अगर इन्वेस्टर्स ने आपको कमिटमेंट दी है वहाँ पे किस्सा ख़त्म नहीं होता। अब ये इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रजिस्टर हो गया है। इन्होंने बोल दिया है कि हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, इन्होंने बस बोला है, ये लोग ने अभी तक आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है। अब मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यू डिलिजेंस। अब ड्यू डिलिजेंस में होता क्या है, सिंपल सी चीज़ है, आपने जो भी डेटा पहले सबमिट किया था, कंपनी का जो भी डेटा है, आपके में भी सेल्स फिगर्स होंगे या फिर मंथली स्टेटमेंट्स होंगे, बैंक स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा होंगे, उसकी वेटिंग की जाती है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि क्या आपने जो भी डेटा दिया है वो सही है कि गलत है। अगर आपने गलत डेटा सबमिट किया तो फिर ऑब्वियसली उसमें एक अलग दूसरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आपका डेटा सब सही है, सब एकदम प्रॉपर है, तो फिर लगभग अराउंड 1 मंथ या 1.5 मंथ में ये ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब ड्यू डिलिजेंस फिनिश होने के बाद अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि यार नहीं यार इनके ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि यार कुछ इन्वेस्टर्स जिन्होंने कमिट किया था वो मे बी पुल आउट कर जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो मे बी आपने अगर 2 करोड़ की आस्क की है, आपको ओवर कमिटमेंट मिल गई है, 2.5 करोड़ की कमिटमेंट मिल गई है, तो हो सकता है कि जो ड्यू डिलिजेंस होने के बाद कुछ इन्वेस्टर्स पुल आउट कर जाए और आपको एग्जैक्ट 2 करोड़ की ही फंडिंग आगे कैरी फॉरवर्ड हो। तो ऐसा भी होता है। फिर बाद में ये सब होने के बाद, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट होने के बाद, फिर जब जो फाइनल सेट ऑफ इन्वेस्टर्स है, जो लोग एकदम डटे हैं कि यार नहीं हम तो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करके ही रहेंगे, तो फिर उनका प्रॉपर एक बीच में एक शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बनता है। शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में टर्म्स लिखे रहते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या कंप्लाइंसेस वगैरह होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट में क्या कैप टेबल बनेगा नया, कितने इन्वेस्टर्स पैसे डालेंगे, उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई रहती है।
तो वो एक बार हो जाए, उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर और जितने भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं उनकी सिग्नेचर्स आने के बाद फिर जब ये एसएचए बन रहा रहता है तो पैरेलल में आपको अपनी कंपनी की एक वैल्यूएशन रिपोर्ट भी निकालनी पड़ती है जो आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से मिलती है। और ये जो वैल्यूएशन रिपोर्ट रहती है दिस जस्ट जस्टिफाइज कि आपकी कंपनी इतनी वर्थ क्यों है, और वो आपको निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका कोई इस प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते। दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर ड्राफ्टिंग दी एसएचए, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर लेटर ऑन रेगुलेटरी फाइलिंग्स जो करोगे उसमें रिक्वायर्ड है। दैट इज़ वाई जो भी आप वैल्यूएशन पिच करोगे, जो भी वैल्यूएशन अग्री होती है, उसका एक फॉर्मल वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर से बनवाना पड़ता है। फिर बाद में रेमिटेंस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब रेमिटेंस प्रोसेस में आपको एक्चुअल में पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक एक करके इन्वेस्टर्स जो है वो आपको पैसे देना स्टार्ट करेंगे आपकी बैंक अकाउंट में, आपकी कंपनी की बैंक अकाउंट में। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आपके पास कंपनी होना और कंपनी का बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। ये होने के बाद जैसी कंपनी में पैसे आते हैं इंस्टेंटली आप वो पैसे यूज़ नहीं कर सकते। आपको पास 3 फाइल करना पड़ता है विद आरओसी, दैट इज़ रजिस्टर ऑफ कंपनीज ऑफ इंडिया। वहाँ पे पास 3 एक बार आपने फाइल कर लिया, फिर बाद में इन्वेस्टर्स को जो शेयर एलोकेशन वगैरह है वो हो गया, उसके बाद आप पैसा यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं पूरा का पूरा टाइमलाइन अगर बताऊँ तो फिर लगभग ये पूरे प्रोसेस को मिनिमम टू मिनिमम 6 महीना तो पकड़ ही लीजिए। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया है आज जनवरी में, जहाँ पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सेफली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून जुलाई इश के अराउंड आपको प्रॉपर बैंक में पैसे आएंगे और तब आपकी फंडिंग राउंड जो है पूरी क्लोज होगी। एंड तभी उसके बाद जाके आपका नाम आएगा कि एक्स कंपनी गॉट फंडेड, इतना इतना अमाउंट हुआ, इतना इतना वैल्यूएशन हुआ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जो आपको न्यूज़ आर्टिकल्स दिखते हैं वो बस आउटकम है, उसके पहले बहुत ही लंबा प्रोसेस रहता है। और ऐसा नहीं रहता कि सबको फंडिंग मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ देख के मे भी आपको लगता होगा कि यार किसी ने भी फंडिंग उठा ली और किसी ने भी आस्क कर लिया, किसी ने भी कितने भी पैसे मांग लिए और उनको फंडिंग मिल गई। एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है और बहुत सारे स्टार्टअप्स पिच करते हैं बट उनको फंडिंग नहीं मिल पाती। एंड इट इज़ जस्ट द कोल्ड हार्ड ट्रूथ। बस आपको कैसे पिच करना है वो आना चाहिए, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए, और ड्यू डिलिजेंस के थ्रू आपको जाके पूरा अच्छा खासा क्लीन रिपोर्ट मिलके फिर बाद में एसएचए का प्रोसेस से जाके सारा का सारा जो प्रोसेस है इट टेक्स टाइम। एंड ये टाइम के दौरान आपको, अगर आपकी कंपनी चला रहे हो तो उस टाइम पे सारे के सारे जो खर्चे हैं वो आपको खुद ही उठाने हैं। इवन बाय द वे स्टार्टअप में अगर आपको फंडिंग रेज करनी है तो फंडिंग रेज करने के लिए भी आपको पैसे ज़रूरी है। आपको लगभग ये पूरे प्रोसेस में अराउंड 5 लाख से लेके 10 लाख, एनीवेयर बिटवीन 5 to 10 लाख तक का खर्चा आएगा। जो फंडिंग नेटवर्क से आप पैसे उठाओगे उनका भी सर्टेन कमीशन रहता है। तो आप जो भी पैसे उठाओगे ये सारी चीज़ों को फैक्टर इन करके उठाइए कि आपके पास इतने पैसे लगने वाले हैं। आपके पास खुद भी पैसे होने चाहिए, बिकॉज ये जो भी प्रोसेस रहते हैं, लीगल प्रोसेसेस रहते हैं, ड्यू डिलिजेंस रहता है, ये सारी कॉस्ट बेयर करती है फ्रॉम द कंपनी दैट इज़ रेजिंग द फंड्स। मतलब आपकी कंपनी अगर फंड रेज कर रही है तो ड्यू डिलिजेंस की कॉस्ट भी आपको बेयर करनी है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखिए। काफ़ी सारी माइनर चीज़ें रहती है। एसएचए को अच्छे से पढ़िए, अपने लॉयर से उसको वेट करवा लीजिए। सो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें रहती है जब आप फंडिंग रेज कर रहे हो। एंड दिस इज़ इन एसेंस द एंटायर प्रोसेस। तो मैं आपको एक छोटा सा समरी दे देता हूँ। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू बी क्लियर अबाउट योर आस्क, आपको कितने पैसे रेज करने हैं। सेकेंडली आपको एक पिच डेक प्रिपेयर करना है। थर्ड आपको प्रोजेक्शंस प्रिपेयर करने हैं। पिच डेक के अंदर अच्छी खासी आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सोल्यूशन क्या है, एट्सेट्रा वो सब। फिर बाद में वैल्यूएशन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आप कितने पैसे रेज कर रहे हो, एट व्हाट वैल्यूएशन, कितनी इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हो। ये होने के बाद फिर बाद में फंडिंग नेटवर्क्स को आपको ढूंढना है। अलग अलग फंडिंग नेटवर्क्स में आपका पिच डेक सबमिट करना है। और फिर बाद में एक बार वो पिच डेक अप्रूव हो गया उनके साइड से तो पिचिंग स्टार्ट करनी है। पिचिंग के बाद इन्वेस्टर्स के साथ पोटेंशियली 1-on-1 कॉल्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको उनको कन्विंस करना है। ये होने के बाद जो भी इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखाते हैं उनके लिए फिर बाद में आपको अलग से वापस प्रेजेंटेशन देने पड़ सकते हैं। बट ये सब प्रोसेस होने के बाद आपका जो ड्यू डिलिजेंस है वो इनिशिएट होता है। तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अब तक सबमिट की है, क्या वो सही है या गलत है, इसकी जांच पड़ताल होती है इन ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। ड्यू डिलिजेंस के बाद एसएचए ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट होने के बाद वो सब लोग वो एसएचए को साइन करते हैं
और SHA साइन होने के बाद इन्वेस्टर्स पैसे रेमिट करना स्टार्ट करते हैं, और वो पैसे रेमिट होने के बाद आपको पास 3 और जो भी रेगुलेटरी फाइलिंग्स है वो करनी पड़ती है, और वो फाइलिंग होने के बाद आप वो पैसे को यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद आपका जो नाम है वो न्यूज़ में आता है। सो इन सेंस ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, जैसे मैंने बोला मिनिमम टू मिनिमम 6 महीने पकड़ लीजिए, 6 महीने तो लग ही जाएंगे ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ एक नई चीज़ सीखने मिली होगी। आई होप इस वीडियो को यूज़ करके आप अपने स्टार्टअप के लिए फंड्स रेज कर पाओ। दैट इज़ माई ओनली होप। विशिंग यू ऑल दी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।